चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। ठीक है, अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा का मतलब तो कोई भी चीज़, जो जानकारी जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज़ डेटा। ठीक है, हैंडलिंग माने उसको हैंडल करना, कैसे हैंडल करना, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बुक आपके पास 7th की बुक तो आ गई है, तुम्हारी बुक्स नहीं आई है अभी? आज का सर बोल रहे थे ना कि आज एनसीईआरटी में डेट निकाली थी जो आ जाएगी, मतलब सॉफ्ट। ठीक है, लेकिन मार्केट में जाके 2-2 4-4 दिन में पता करते रहो, क्योंकि 7th की अवेलेबल हो गई, तुम्हारी 2-4 दिन में हो जाएंगी। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा हैंडलिंग क्या होता है, जैसे अगर हम कोई भी टॉपिक ले लें, ठीक है, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करो बहुत सारे सोर्सेज से। ठीक है, मान लिया आप किसी से पूछो, आपको लगता है कि कोई टीचर इसका जानकार है, आपने उससे पूछा, अड़ोसी पड़ोसी कहीं से भी। अब तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट है। तो आपको एक टॉपिक मिला, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, ऐसे समझ लीजिए, आप ज़्यादा बेटर समझेंगे। तो आपने उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए शुरुआत की, हॉलीडे होमवर्क में मान लिया आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आपने शुरुआत की, आपने सोचा पहले मैं इसके बारे में पहले सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, उसके बाद जो मुझे लगेगा कि हाँ एक्यूरेट इस मेरे टॉपिक से रिलेटेड बहुत काम की चीज़ जो है, जो स्पेशली इसी से रिलेटेड है, उस सबको अरेंज करके मैं एक फाइल में प्रोजेक्ट बना दूँगी या बना दूँगी। ठीक है, और साइंस और मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो डेटा बेस्ड होते हैं, जिसमें आप बहुत तरीके की टेबल्स भी बनाते हैं ना। तो इसके लिए आपने पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जो आप जनरल इन्फॉर्मेशन जो देखो, आप गूगल पे कोई भी टॉपिक डाल के सर्च करो या विकीपीडिया भी खुल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी, फिर लिंक से लिंक, बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्या वो सब आपके काम की होती है? नहीं होती है ना। तो जो काम की नहीं होती वो रॉ डेटा हुआ, मतलब रॉ डेटा, कच्चा माल हुआ एक तरीके से। जैसे हम मान लिया चाय बनाते हैं तो पहले हमें चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, तो उसके लिए जो कच्चा माल हुआ वो चाय पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें हुई। तो उसी तरीके से डेटा भी, रॉ डेटा आपको मिल गया, फिर आपने उसमें से मीनिंगफुल डेटा कलेक्ट किया, अपने काम की चीज़ को अपने पास इकट्ठा करा। तो वो जो मीनिंगफुल डेटा है, अब ऐसा नहीं कि एक डेटा मेरे लिए मीनिंगफुल है तो दूसरे के लिए भी मीनिंगफुल हो सकता है जो मेरे लिए मीनिंगफुल हो दूसरे के लिए रॉ हो, और जो दूसरे के लिए रॉ हो वो मेरे लिए मीनिंगफुल हो। ठीक है, अलग अलग डिपेंड करता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो मीनिंगफुल डेटा हमारे पास आया, या जो मीनिंगफुल डेटा भी नहीं कहूँगी इसको, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत तरीके की होती है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? बहुत तरीके की होती है। इंफॉर्मेशन कहाँ गया? इंफॉर्मेशन बहुत तरीके की होती है। जानकारी हमने इकट्ठा करी, क्या इकट्ठा की? जानकारी। लेकिन इसमें से जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, अब मीनिंगफुल का भी मैंने आपको बता दिया, जो आपके लिए मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड। तो जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है उसी को हम अपने प्रोजेक्ट या अपने काम का डेटा कहेंगे। अपने काम का क्या कहेंगे? उसको डेटा कहेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए डेटा वो हुआ जो हमारे लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? अब हमने डेटा कलेक्ट किया और अब आगे हम बढ़े तो हमें वर्ड मिला डेटा हैंडलिंग। क्या वर्ड मिला हमको? डेटा हैंडलिंग। अब हैंडलिंग का मतलब क्या है? किसी चीज को हैंडल करना। जैसे हम कहते हैं यार इस काम को हैंडल कर रहे हो यार, ये काम कैसे होगा? जैसे एक शादी की तैयारी करनी है तो बहुत सारी चीज़ें करनी है शादी में। मान लिया आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी, या शादी छोड़ दीजिए, स्कूल में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो आगे स्टेज डेकोरेशन भी करना है, बैठने की व्यवस्था भी करनी है, माइक की व्यवस्था भी करनी है, तो ये हैंडलिंग हुई। ठीक है, इसी को कहते हैं हैंडलिंग, किसी कार्य को हैंडल करना। अब डेटा की हैंडलिंग करें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल, ये मैं हर बार यही एग्जांपल देती हूँ, ये इजी होता है समझने के लिए। मैंने आपसे कहा कि आप जो मिडिल स्टेज है, मतलब जो क्लास 6, 7, 8 है, वहाँ जाके उन बच्चों से ये एक प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट में ये पता करिए कि मोस्ट फेवरेबल पेट एनिमल उनका कौन सा है। मोस्ट फेवरेबल पेट एनिमल। अगर मैं ऐसा आपको एक प्रोजेक्ट दे दूं कि बेटा पता करो,
आप कैसे पता करेंगे? पहले आप डेटा कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। कैसे? आप क्लासेस में जाएंगे, पहले आप क्लास 6 में जाएंगे और कुछ उसमें से आप पेट एनिमल की पहले लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। एक आप मान लिया आपने पेट एनिमल्स की इस तरीके से लिस्ट बना ली। समझिए मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इसे समझिए। यहाँ आपने कुछ पेट्स के नाम लिख लिए, जैसे कैट लिखा आपने, डॉग लिखा आपने, रैबिट लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने कुछ नाम लिख लिया। अब आप क्लास में गए, आपने रोल नंबर 1 या पहले बच्चे को, मान लिया पहले बच्चे का नाम रवि है, उसको खड़ा किया और उससे पूछा कि तुम्हारा पैट कौन सा है फेवरेट। उसने कहा मुझे सबसे अच्छी कैट लगती है। आपने यहाँ टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे बच्चे के पास गए, उसने कहा मुझे डॉग अच्छा लगता है। उसके बाद आप तीसरे बच्चे से आपने पूछा क्लास के, उसने कहा मुझे रैबिट अच्छा लगता है। फिर आपने फोर्थ से पूछा, फोर्थ ने भी कहा कि मुझे कैटी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मान लिया क्लास में 40 बच्चे हैं, तो ये 40 की लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब इस स्कूल में और इस स्कूल में भी इस शिफ्ट में तो एक ही सेक्शन है, लेकिन अगर 2 सेक्शन होते तो क्लास 2 के 2 सेक्शन हो जाते, क्लास 6 के 2 सेक्शन हो जाते, फिर क्लास 7 के भी 2 सेक्शन हो जाते, क्लास 8 के भी 2 सेक्शन हो जाते। और एक सेक्शन में अगर कम से कम 40 बच्चे भी हैं तो पहले आप क्लास 6 के 40 और 40 80 बच्चों से पूछते, 80 की लिस्ट हो जाती। फिर 80 बच्चे मिनिमम बता रही हूँ, 40 से ऊपर भी हो सकते। फिर 7th के 80 बच्चे, वो लिस्ट हो जाती लंबी सी। फिर 8th के 80 बच्चे, वो लिस्ट हो जाती लंबी सी, ठीक है। तो इतनी लंबी लिस्ट, माने 8 3 जा 24, 240 बच्चों की इतनी लंबी लिस्ट हो जाती कि जिसमें आपने ये पता करा कि उनका फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है। उसके बाद फिर आपको मोस्ट फेवरेट बताना है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस पेट को पसंद किया। तो आप काउंट करते कि कैट वाली लाइन में कितने हो रहे हैं, डॉग में कितने हो रहे हैं, रैबिट में कितने हो रहे हैं। फिर जिसमें सबसे ज़्यादा होते, मान लो कैट को पसंद करने वाले अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आप लास्ट में एक कंक्लूजन निकालते, लास्ट में लिखते कि कैट इज़ द मोस्ट फेवरेबल पेट एनिमल इन मिडिल क्लासेस, ठीक है, ये लिखते। अच्छा, अब प्रोजेक्ट आपको मेरे पास जमा करना है, तो आप कैसे जमा करोगे? आप उतनी लंबी 240 बच्चों की मुझे लिस्ट दे दोगे हैं, और मैं उस लिस्ट को देखूंगी, और वो भी 240 बच्चों की लिस्ट मुझे 40 बच्चे दे रहे हैं क्लास में, तो मैं उसको देखूंगी ना। तो उसी को हैंडल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक निकाली जाती है, जिसी को कहते हैं डेटा हैंडलिंग। क्या कहते हैं उसको? डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग कैसे की जाती है? देखो, डेटा हैंडलिंग के लिए हमने तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला हमने कहा कुछ तरीके से हम डेटा को हैंडल करेंगे। वो तरीके हमारे क्या क्या हैं, यहाँ देखो। वो तरीके हैं पिक्टोग्राफ, वो तरीके हैं बार ग्राफ, वो तरीका है डबल, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, डबल बार ग्राफ। ये डबल बार ग्राफ है, दिख रहा है आपको? डबल बार ग्राफ, ठीक है। और सर्कल ग्राफ, जिसको पाई चार्ट भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम पाई चार्ट है, ठीक है। और उसके बाद हिस्टोग्राम भी शायद होगा। हिस्टोग्राम है तुम्हारे इसमें? प्रोबेबिलिटी है उसके बाद, ठीक है, हिस्टोग्राम नहीं है। तो ये कुछ मेथड है, और ये है तुम्हारा टैली मार्क्स। इनको क्या कहते हैं? टैली मार्क्स। तो ये हमने कुछ तरीके निकाले जिससे कि हम डेटा को हैंडल करेंगे। अब कैसे, मैं आपको उसके नाम बताती हूँ। देखो, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तरीका हमने क्या निकाला? देखिए, तरीका हमने क्या निकाला? उन तरीकों के नाम हैं कुछ, वो है सबसे पहले आपको पिक्टोग्राम। एक नाम क्या है? पिक्टोग्राम। ये सारे ग्राफ ही होते हैं। दूसरा नाम है बार ग्राफ। तीसरा नाम है, ये मैं सब टाइप आपको लिख के बता रही हूँ, सब आपको इसमें दिए नहीं गए हैं, हिस्टोग्राम। चौथा पाई चार्ट, इसको सर्कल चार्ट भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा? सर्कल चार्ट, ठीक है। ये हमने तरीके निकाले। अब जो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दे रही थी उसको समझिए। आप क्या करेंगे, आप मुझे एक टेबल बना के शॉर्टकट में, पहले तो आप थोड़ा सा लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद आप एक टेबल फॉर्म करेंगे इस तरीके से। देखो,
आप लिखेंगे ऊपर और अपना काम भी आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ द पेन, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे टैली मार्क्स, यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर्स। कैसे? आपने नाम लिख लिया कैट, डॉग, रैबिट, एक और बता दो कोई कैट का नाम, पैरेट बता दो, ये हो। उसके बाद आपने वो लिस्ट पकड़ी अपने हाथ में, फिर आपने देखा, काउंट किया कि कैट वाले कितने हैं, ठीक है। अब कैट वाले आप काउंट जब करेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है 240 बच्चों की, तो आंखों में थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो सकती है। तो उसके लिए हमने टैली मार्क्स बनाए। हमने कहा कि हम फटाफट टैली मार्क्स से करेंगे जिससे कि गलती नहीं होगी। जैसे आपको एक नंबर मिला कोई कैट नाम का, तो आपने एक लाइन खींच ली, 2 कैट मिले 2 हो गए, 3 मिला 3 हो गया, 4, फिर 5 को ऐसे कर देते हैं। तो इस बंच को देख के ही समझ जाते हैं कि 5 का बंच है, 5 का, ठीक है। फिर आपको एक और मिला, आपने एक और कर दिया, फिर एक और मिला, एक और, फिर से 5 हुए, ऐसे कर दिया। फिर 1 2 3 4 5, फिर 2 ही और 3 और मिले, ये हो गए। तो आपने इसको देखा 5 10 15 16 17 18, एक एग्जाम्पल दे रही नंबर में लिख दिया 8, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपने डॉग के लिए ढूंढा। डॉग के लिए मान लिया आपको बहुत सारे बच्चे मिल गए, 5 5 10 15 20 25 30 40 35 40 44, यहाँ आपने लिख दिया 40, ठीक है। इसके बाद मान लिया ऐसे रैबिट के लिए भी आपने टैली मार्क्स बनाया। रैबिट को पसंद करने वाले मान लिया 120 बच्चे हो, ठीक है। इसी तरीके से पैरेट के लिए आपने भी टैली मार्क्स बनाए, तो पैरेट को पसंद करने वाले आपने देखा मान लिया 99 बच्चे, एग्जाम्पल देंगे। तो इसको जैसे ही आपने देखा तो आप समझ गए कि मोस्ट फेवरेबल कौन सा है। तो जब टीचर के पास भी आप ये टेबल ले जाओगे तो टीचर भी समझ जाएगी। ये तो आपने पहले टेबल बनाई, फिर आप इसका बनाओगे बार ग्राफ। क्या बनाओगे? बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप क्या करोगे? देखो, बार ग्राफ में आप क्या करोगे, एक ग्राफ बनाओगे, एक ये वाली लाइन खींचेंगे, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी है? वर्टिकल। वर्टिकल माने खड़ी ऊपर की। ये होती है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसका नाम होता है एक्स एक्स डैश। इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसका नाम होता है वाई वाई डैश। अब आप नीचे उन चीज़ों के नाम लिखेंगे जो फिक्स रहेंगे, ठीक है। फिक्स यानी नेम हमेशा फिक्स रहता है, तो यहाँ आप लिख देंगे कैट, डॉग, ठीक है, उसके बाद रैबिट और यहाँ पैरेट, ठीक है, समझ गए। और यहाँ आप स्केल लेंगे, इस तरफ की वाई एक्सिस पे स्केल लेंगे। क्या स्केल लेंगे? अब हमने देखा कि हमारा नंबर ज़्यादा 120 तक जा रहा है, ठीक है, 120 तक जा रहा है। सबसे पहले कैट कितने थे? 18 थे, है ना, 18 थे। तो मैं 20 का गैप ले लेती हूँ, 20 40 60 80 100 120 140। यहाँ लिख भी देंगे आप 20, ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे शुरुआत हो रही है तो यहाँ 0 0 हो गया, 0 तो शुरुआत होगी, ठीक है। 60 80 100 120 140। अब मान लिया मेरे कितने थे कैट? 18, तो मैं यहाँ पर 18 तक एक बार बना दूँगी, 20 से थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद मेरे डॉग कितने थे? 44, ठीक है। तो 44 कहीं यहाँ पर आएगा, 40 के पास। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, इसको मैं अभी ऐसे दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद मेरे रैबिट कितने थे? 120, तो इधर 120 के सामने आ जाएगा ऐसे। एक पूरा स्केल से आप सीधा सीधा एकदम बनाएंगे, टेढ़ा टेढ़ा बना दे रही हूँ, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। और रैबिट कितने थे? 99, तो 100 से थोड़ा कम। जब आप ये दो चीज़ें बना के टीचर के पास ले जाएंगे, इसमें आप लिख देंगे कितने थे? ये 18, इसके ऊपर आप लिख देंगे 44, इसके ऊपर लिखेंगे 120 और यहाँ लिखेंगे 99। तो दो चीज़ें आप टीचर के पास लेके जाएंगे प्रोजेक्ट के बारे में। एक तो वो टेबल, जो हमारे पास टेबल था, फिर टेबल पे डिपेंडेंट ये ग्राफ। जैसे ही आप इसको लेके टीचर के पास पहुँचेंगे, वो देखते ही समझ जाएगी सबसे बड़ा बार किसका है? रैबिट का। तो कुछ और देखने की, पढ़ने की टीचर को ज़रूरत ही नहीं है, वो इसको देख के ही समझ जाएंगे कि
क्लास 6 to 8 में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जो पेट एनिमल है वो है रैबिट। तो इसी को कहते हैं डेटा हैंडलिंग। जो वो रॉ डेटा हमने इकट्ठा किया था 240 बच्चों का इतनी लंबी लिस्ट में, उसको हैंडल करके हमने एक टेबल और एक ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, इसी को कहते हैं डेटा हैंडलिंग। और ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इसको कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं? बार ग्राफ और हिस्टोग्राम देखने में एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। हिस्टोग्राम में चिपके हुए बार्स होते हैं, ये हिस्टोग्राम। फिर इसमें मिडिल पॉइंट्स जो होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। और अगर ऐसे बनाएंगे, हर बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगी। एक बॉक्स में बार बनाया तो एक बॉक्स के बराबर ही डिस्टेंस है, तो ये होता है बार ग्राफ। बच्चे एग्जाम में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बार ग्राफ बनाने के लिए आता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए। हिस्टोग्राम दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में ये फर्क होता है। तो आपको दोनों में फर्क पता होना चाहिए। पता चला बार ग्राफ बनाने के लिए आया है और आप क्या बना के आ गए? हिस्टोग्राम। और एक होता है पिक्टोग्राफ, जो आप यहाँ देख रहे हैं। दिस इज पिक्टोग्राफ, दिस इज पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ माने किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर की हेल्प से दिखाना इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। देखो ये एक पिक्टोग्राफ है। Sometimes data is represented graphically to give a clear idea of what it represents. Do you remember the different types of graphs which we have learned in earlier classes? Class 7th में भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ सुनो कौन बोल रहा है? A pictograph, pictorial representation of data using symbols। यहाँ पर ऊपर आपको एक स्केल दिया रहता है। ऊपर क्या दिया रहता है? ये भी स्केल ही है, जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी स्केल है। क्या है ये? स्केल है। ये स्केल है। स्केल में इसने लिखा है कि जो गाड़ी का एक सिंबल बना हुआ है उसका मतलब 100 कार्स है। अब हम इस लाइन में 100 कार्स नहीं बना सकते थे ना, कोई 100 कार्स तो नहीं बना के दिखा सकते। 200 600 कॉपी छोटी होती है। तो हमने कहा कि एक ही कार का अगर हमने सिंबल बनाया है तो उसका मतलब है कि वो 100 कार्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो एक कार पूरी, एक कार पूरी, एक कार आधी। 100 + 100 + 50 कितना हो गया? 50। अब इसमें 100 + 100 + 100 कितना हो गया? 300। इसमें 100 + 100 + 100 + 100 कितना हो गया? ये इसने खाली छोड़ दिया कि इसको आप फिल कर दीजिए। समझ में आ रही है आपको बात? आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अब दो तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं। या तो ग्राफ खुद बना हुआ होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ग्राफ बना हुआ होगा, उसके नीचे एक या दो क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस ग्राफ को रीड करते हुए देना होगा। एक तरीके का क्वेश्चन ये आएगा, या दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये आएगा जो मैंने अभी आपको पिछला बताया। आपको टेबल दे दिया जाएगा बना बनाया, आपको टेबल बनाना नहीं है, आपको एक बना बनाया टेबल दे दिया जाएगा, उस टेबल को देखते हुए आपको ग्राफ बनाना है। समझ में आ गया? दो तरह के क्वेश्चन, या तो ग्राफ दिया होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, ग्राफ को रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने। दूसरा टाइप, टेबल दिया होगा, टेबल को रीड करके ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब पहले टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें देखो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी कार प्रोड्यूस, बताओ। कितना आसान चैप्टर है, देख के ही तो बताना है। 250 देख के ही तो बताना, बस खाली ग्राफ को देखना है, बता देना। दूसरा है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, सबसे ज्यादा सितंबर। इसका आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 250, दूसरा का हो गया सितंबर। ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं आपको। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब देखो ये है, ये बार ग्राफ दिख रहा है, बार ग्राफ दिख रहा है। ये एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें देखो, इसमें नीचे क्या दिया है? नीचे सेशन लिखा है 2003, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7, 7, 8। देखो इसमें एक बार बना है, फिर एक बार के बराबर जगह छूटी है, फिर एक बना है, एक के बराबर, तो ये कहलाता है बार ग्राफ। क्या है ये? बार ग्राफ है। और इधर को लिखा भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8, मतलब 2003-4 वाले सेशन में क्लास 8 में कितने बच्चे पढ़ते थे?
4-5 में कितने पढ़ते थे, 5-6 में कितने पढ़ते थे, 6-7 में कितने पढ़ते थे, 7-8 में। ये एक्स एक्सेस है और एक्स एक्सेस पे हमेशा जनरली अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे वो डेटा लिखते हैं जो चेंज नहीं होता, जो वेरी नहीं करना। जैसे कि ये सेशन है, ये चेंज नहीं होते हैं, मतलब फिक्स है ये था। यहाँ वेरिएबल डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बढ़ घट रहे हैं, तो उसको हम लेते हैं वाई एक्सेस पे, ठीक है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द लार्ज बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेशंस, ठीक है। इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंक्रीज, सबसे ज्यादा इंक्रीज। देखो यहाँ 2003-4 में कितने थे, 100 थे, और 4-5 में 200, तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ, 100 का, ठीक है। इसी तरीके से 4-5 में 100 थे, 5-6 में कितने हो गए, 250, यहाँ पे इंक्रीज सिर्फ 50 का ही हुआ, नहीं सॉरी 150 का हुआ। उसके बाद 6-7 में, नहीं सॉरी 5-6 में कितने हो गए, 250 थे, और 6-7 में कितने हो गए, 300, तो यहाँ भी इंक्रीज कितने का हुआ, 50 का, और इसमें कितने हो गए, 350, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 50 का। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, नहीं सॉरी यहाँ नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ, 100 का, यहाँ कितने का हुआ, 50 का, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 50 का हुआ, ठीक है। 200 से 250 हुआ, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज इस ईयर में हुआ है 2004-5। वैसे आंसर चेक कर लेना, मतलब इसका यही है कि इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है। अगर ये पूछता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस सेशन में थे, तब तो ये आता, लेकिन ये पूछा कि इंक्रीज सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, तो यहाँ इंक्रीज हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़े कहाँ हैं, बाकी में 50-50 ही बढ़ रहे थे, इसमें 150 स्टूडेंट बढ़ गए। तो इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे ग्राफ के नीचे, ग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं। ऐसी ही एक्सरसाइज इसमें, बाकी के बारे में हम कल